Hello friends, welcome back again. In this video, we are going to discuss question number 160 to 200. Questions are related to banking. Some portion is with banking and the rest is inflation. Let us start. First question is, if US Central Bank raises their interest rate, US Central Bank raises their interest rate, then it may lead to which of the following in Indian economy? अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. तो यूएस का जो फेडरल बैंक है वो अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, तो क्या है, क्या होगा? डॉलर इंडियन मार्केट से निकल जाएगा और वो वहां पे इन्वेस्टर्स अपना मनी यूएस के फेडरल इकोनॉमी में लगाएंगे जहां पे उनको ज्यादा रेट इंटरेस्ट मिलेगा. तो डिमांड फॉर डॉलर, तो यूएस का जो व्यापारी होगा वो यहां से डॉलर निकालेगा, तो डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज होगी. डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज, तो रुपी क्या होगा? डेप्रिशिएट करेगा. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए फॉर आगरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the US Federal Bank increases the interest rate, the foreign investors sell their investment in India. In this process, the dollar demand increases and the rupee depreciate. Answer is A for Agra. Second question, which of the following RBI may do to curb the rupee depreciation? रूपी का डेप्रिशिएशन हो रहा है, उसको कर्ब करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? पहला स्टेटमेंट कहता है, अलाउ द इंपोर्टर टू डायरेक्टली बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई. आरबीआई से फॉरेन करेंसी डायरेक्टली बाय करेगा कोई इंपोर्टर, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा डेप्रिशिएशन पे? डेप्रिशिएशन इज रिगार्डिंग डॉलर और रुपी के बीच में है. फॉरेक्स मार्केट से बाय करता तब तो वहां पे फर्क पड़ता. फॉरेक्स मार्केट से बाय करता तो रुपी की डिमांड क्या होती? इंक्रीज हो जाती. लेकिन आरबीआई से बाई कर रहा है तो यानी कि एज ए काइंड ऑफ लोन ले रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेप्रिशिएशन पे. तो दिस इज रॉन्ग. यदि आरबीआई इंक्रीज कर दे रेपो रेट तो क्या फर्क पड़ेगा रुपी डेप्रिशिएशन पे? सोचिए आप लोग. जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा. तो मनी क्या है? मनी सप्लाई कम होगा. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या हैं? इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे. इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो डिमांड फॉर रुपीज फॉरेन मार्केट में इंक्रीज होगा, तो रुपी की डिमांड इंक्रीज होगी. तो ये सही बात है, इससे क्या है, रुपी अप्रिशिएट करेगा. यदि थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई सेलिंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आरबीआई डॉलर बेच दे. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आरबीआई डॉलर बेच रहा है, डॉलर बेच रहा है जिसके कारण रुपी खरीद रहा है. तो डिमांड फॉर रुपी इज इंक्रीजिंग, तो रुपी क्या है? अप्रिशिएट करेगा. फिर दिस इज अगेन करेक्ट. तो ये सेल करेगा डॉलर, तब डेप्रिशिएशन को टैकल करेगा. फोर्थ स्टेटमेंट कहता है बाइंग द डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये तो उसका उल्टा है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेप्रिशिएशन पे. इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3. बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है. नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं. रुपी डॉलर रेट इज डिस्कवर्ड इन फॉरेक्स मार्केट. यदि वो आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में, यदि इंपोर्टर फॉरेक्स मार्केट से बाई करता, पहले स्टेटमेंट में हमने देखा था, तब इसका असर पड़ता. सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई जब रेपो रेट इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाता है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे. थर्ड कहता है कि आरबीआई सेल द डॉलर इन द फॉरेक्स मार्केट, द सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस एंड डॉलर डेप्रिशिएट होगा, रुपी एप्रिशिएट होगा. ऑल ऑफ देम आर देयर, हमने देख लिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑपरेशन ट्विस्ट. ऑपरेशन ट्विस्ट, तो ये क्या होता है भैया? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज अ काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन. क्या ऑपरेशन है ये?
ये एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, दिस इज करेक्ट। सेकंड कहता है कि आरबीआई पंप एडिशनल मनी इनटू द सिस्टम टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। ये तो कोई ऐसा टूल नहीं है ऑपरेशन ट्विस्ट में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प इन द मॉनेटरी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आरबीआई का मेन एम क्या है, जो कॉरपोरेट्स है, कॉरपोरेट्स उनको लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, वो बैंक देते नहीं है इजीली, तो बैंक्स देते नहीं है। तो मेन एम आरबीआई का है कि ये जो इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म लोन मिलता है वो चीपली अवेलेबल हो, उसको प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट करता है। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, आरबीआई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेचता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मार्केट में बेचता है, बैंक्स को देता है या मार्केट में बेचता है, उससे जो पैसा आता है वो आरबीआई क्या करता है, वो पैसा आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में लगाता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में, वहां से वो लोन देता है डेब्ट मार्केट में, ठीक है, डेब्ट मार्केट में। तो कॉर्पोरेट्स को डेब्ट मार्केट से लोन देता है आरबीआई। तो जब आरबीआई कॉर्पोरेट्स को कम रेट पे लोन देगा तब क्या है, जो बैंक्स हैं उनको भी इसी रेट पे देना पड़ेगा जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रहा है, नहीं तो क्या है, उनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उनसे कोई लोन नहीं लेगा, उनका मार्केट खत्म होने का कगार पे आएगा। तो इसके कारण क्या है, आरबीआई उनको फोर्स कर रहा है यहाँ पे खुद बाई करके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, वहां पे आरबीआई क्या है, बैंक को फोर्स कर रहा है कि वो भी इस रेट पे, जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रहा है उस पर दे। तो यहां से क्या है, वो कम रेट पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार से ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का भी टूल है। तो आरबीआई यहां से फोर्स करवा रहा है बैंक को, तो इजीली जैसे आरबीआई कर रहा है वैसे ही बैंक को करना पड़ता है। आरबीआई जनरली रेपो रेट क्या घटाता है, रेपो रेट घटाता बढ़ाता रहता है, बैंक रेट भी घटाता है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं करते हैं बैंक एक्चुअली में, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट इज व्हेन द सेंट्रल बैंक यूजेस द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी टू बाय द लॉन्ग टर्म डेब्ट पेपर लीडिंग टू ईजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। ये हमने देख लिया। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म लैंडिंग पे कम कराना है। तो जैसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम आते हैं तो फाइनेंस मार्केट कम डाउन ड्यू टू द ऑपरेशन ट्विस्ट। तो बैंक कैन नॉट कीप द लैंडिंग एट हायर फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। तो इट विल इंश्योर द बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन। ठीक, ऑपरेशन ट्विस्ट इज ए ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड इज ए पार्ट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज ए पास थ्रू ऑफ, जो आरबीआई एक्शन लेती है वही इकोनॉमी में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन इज ए पास थ्रू ऑफ आरबीआई पॉलिसी एक्शन टू द इकोनॉमी एट लार्ज इन टर्म ऑफ एसेट प्राइस एंड जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। यानी कि आरबीआई जैसे लोन कम करता है, रेट कम करता है, तो वो बैंक को भी ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, बैंक ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये देखते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन वो करते नहीं है, क्यों है इसमें देखते हैं। कहाँ पे था, इसमें था एक में, हाँ ये पासेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रीजन फॉर द पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के क्या क्या रीजन है। सो बैंक का जो मोस्टली डिपॉजिट आता है दैट इज आवर डिपेंडेंस ऑफ डिपॉजिट। तो बैंक का जो लोन देता है वो इंडिविजुअल वहां पे इन्वेस्ट करता है और उसका, जैसे मैंने कहा था कि 100 रुपये में बैंक में जमा कर रहा हूं तो 20 रुपये वो अपने पास रिजर्व में रखता है बैंक, 80 रुपये लोन देता है। तो मोस्ट ऑफ द बैंक का जो लोन है वो इस तरह के डिपॉजिट से आता है। यदि वो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कर दे तो क्या होगा, जल्दी से रेट कम कर दे तो इनको जो पहले डिपॉजिट किए थे डिपॉजिटर्स थे
उनका रेट इफेक्ट होता है यदि वो रेट कम कर दे तो। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड रीजन क्या है, डिपॉजिट विद हायर मैच्योरिटी पीरियड। तो हायर मैच्योरिटी पीरियड के डिपॉजिट भी होते हैं बैंक्स के पास, तो मोर देन 1 ईयर वाले होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द डिपॉजिट। मोस्ट ऑफ दीज डिपॉजिट आर फिक्स टर्म डिपॉजिट होते हैं एंड हेंस दे बिकम डिफिकल्ट टू बैंक टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन पे कम करना मुश्किल हो जाता है बैंक के लिए। और तीसरा रीजन है जो मॉनेटरी पॉलिसी पुअर ट्रांसमिशन का होता है, वो स्मॉल सेविंग बैंक्स होती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही किसान विकास पत्रा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इन पे ज़्यादा लोन दे रही थी। अभी तो कम करने की बात चल रही थी, तो इन पे गवर्नमेंट लोन दे रही है, गवर्नमेंट इन पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। तो मान लेते इन पे 8% दे रही है, तो बैंक 8% देना पड़ेगा ना बैंक को मार्केट में बने रहने के लिए, उससे कम थोड़ी कर पाएंगे बैंक। बैंक में हायर एनपीए भी है, तो दे आल्सो enforce the bank to इसके forces the bank to not transfer the rates. Then there is opaque risk in the marginal cost of lending rate, जो बैंक का होता है, जो 2016 में MCLR इंट्रोड्यूस किया गया था। 2010 में क्या था, बेस रेट था। ये सभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पुअर रीजंस थे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ऑपरेशन ट्विस्ट वाला था, ठीक है। तो ये इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट का क्या इंपैक्ट होगा, तो आरबीआई क्या है, लॉन्ग टर्म इसमें परचेज करती है, शॉर्ट टर्म सेल करती है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की तो क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सप्लाई इंक्रीज होगी, जिससे इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो इस पे क्या है, इंटरेस्ट कम होगा शॉर्ट टर्म वाले पे, डिक्रीज इनकी यील्ड क्या हो जाएगी, इनका प्राइस क्या हो जाएगा, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो जाएगा इनका। देन इट विल इंक्रीज द यील्ड ऑन द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो रेट इंक्रीज होता है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, इनकी यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। और जब आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तब क्या होगा, देयर इज ए सप्लाई डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की कम हो जाएगी, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। आरबीआई परचेज कर लेगा तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो इट विल इंक्रीज इन द बॉन्ड प्राइस, देन डिक्रीज द यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू दैट यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोन लेता है उसकी बोरोइंग कॉस्ट गवर्नमेंट की ज्यादा हो जाती है। एज यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीजेस, इन्वेस्टर वुड डिमांड हायर यील्ड ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड पे भी उसका असर पड़ेगा, जिसके कारण वो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसको भी इफेक्ट करता है। तो एज द यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्रीजेस, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टर इन द बॉन्ड इन कंपेयर टू इक्विटी में इन्वेस्टर ज्यादा मिलता है, उसके कारण ये शेयर मार्केट को भी इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ज्यादा होगी तो बैंक यूज द यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म रेपो रेट एज ए रेफरेंस फॉर फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स पे करता है। तो ये इनका जो क्रेडिट क्रिएशन होता है बैंक का वो कम हो जाता है, तो वो इकोनॉमी को हैम्पर करता है, ठीक। ये ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग टर्म रेपो रेट से है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। Which of the following statements are true regarding the long-term repo operations? So repo operation क्या होता है, रेपो रेट एक होता है, रेपो रेट, ठीक है, एक होता है रेपो फिक्स्ड रेट। इसके अंदर क्या है, ओवरनाइट लोन देता है बैंक, आरबीआई ओवरनाइट लोन देता है, 1 डे का अंदर 1 नाइट के अंदर ओवरनाइट लोन देता है बैंक्स को। 1/4 ऑफ देयर टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है बैंक की, उनका 1/4 का वो बैंक का से रेपो रेट पर लोन देता है। उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में चला जाता है लोन, वहाँ पे क्या है वो रेपो रेट प्लस सम रेट चार्ज कर रहा है बैंक। ये जो रेपो रेट है मान लेते हैं फिक्स्ड है, ये 5% है फिक्स्ड वाली, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे क्या करेगा, ये 5% प्लस सम 0.25% एक्स्ट्रा चार्ज करता है बैंक। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी क्या होती है, एक लिमिटेड होती है, यहाँ पे पेनल रेट चार्ज कर रहा है। अब आरबीआई चाहता है कि एक होता है, इसके अलावा एक और होता है रेपो ऑक्शन। रेपो ऑक्शन के अंदर क्या होता है कि जो रेपो फिक्स रेट है, जो ओवरनाइट फैसिलिटी है उसमें तो रेट फिक्स होता है, रेपो ऑक्शन के अंदर क्या होता है, रेट ऑक्शन से डिसाइड होता है, ऑक्शन से। आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होता है रेपो रेट का कब ऑक्शन करवाना है। तो ऑक्शन मतलब
यहाँ पे जिसमें आरबीआई मार्केट में जाता है और यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज की बोली लगाता है। यहाँ पे ऑक्शन होता है इसका सिक्योरिटीज का आरबीआई का, जिसको ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो वो उसके लिए बोली लगाएगा उसमें रेपो रेट पे। उसके हिसाब से जो पैसा आएगा डिस्कवर होता है तो उसको बोलते हैं रेपो ऑक्शंस। तो इस पे जो रेट मिलता है आरबीआई को वो वेरिएबल होता है, बोली के हिसाब से होता है, ठीक है, रेपो ऑक्शन पे। इसी तरह से रिवर्स रेपो का भी एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन, ठीक। तो ये रेपो था, एक रेपो ऑक्शन था। ओवरनाइट वाला था वो रेपो फिक्स्ड था, ऑक्शन वाला था वो आरबीआई का अपना डिस्क्रिप्शन होता है इसके लिए। अभी आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म रेपो में क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या कहता है आरबीआई, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में लॉन्ग टर्म पे लोन देना चाहता है आरबीआई, लोन देना चाहता है, उसके लिए क्या है आरबीआई ऑक्शन करवाता है। अगेन फिर से ऑक्शन करवाएगा, जैसे रेपो में ऑक्शन होता था उसी तरह से ऑक्शन कराता है। यहाँ पे जो लोन होता है वो रेपो रेट प्लस सम रेट होता है, तो उससे महंगा होता है। परंतु ये जो लोन होता है वो 1 ईयर से ज़्यादा की सिक्योरिटी का होता है, 1 से 3 ईयर तक, 3 ईयर या उससे भी ज़्यादा भी दे सकता है आरबीआई बैंक्स को, यदि उनकी जरूरत होती है तो यहाँ से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से लोन ले सकते हैं। ये अगेन डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा आरबीआई के, कब रेपो रेट ऑक्शन करवाना है कब नहीं करवाना है। जब गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं ये लोग वैसे, तो ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑक्शन। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो इट कम्स अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का हिस्सा होता है, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द इंटरेस्ट रेट शुड बी एट और अबव द रेपो रेट। तो 8 पे होता है ना, जब रेपो रेट पे होता है तब उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेपो ऑपरेशन बोलते हैं, एलटीएफआरओ, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेपो ऑपरेशन, ठीक है। और जब वो ऑक्शन से डिस्कवर होगा, ऑक्शन से, तो वो क्या होगा, रेपो से ज़्यादा ही होता है, रेपो रेट प्लस सम रेट होगा, 0.1 कर लो या 0.2 कर लो, जितना भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो ऑक्शन से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो रेट होता है आरबीआई पहले ही बोल देता है कि वो रेपो रेट से ज़्यादा पे यदि आप लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उससे कम पे नहीं दूंगा मैं, दिस इज अगेन करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट या उससे ज़्यादा पे होता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज अ लॉन्ग टर्म लैंडिंग बाय द आरबीआई। तो ये लॉन्ग टर्म लैंडिंग होती है एलटीआरओ के अंदर, दिस इज अगेन करेक्ट, ठीक है। फिक्स्ड वाले के अंदर रेपो रेट पे ही होता है और वेरिएबल वाले के अंदर रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। सो आरबीआई देखते हैं इसको, आरबीआई लैंड टू द बैंक एट रेपो रेट ओनली अप टू द 1/4 यानी कि 0.25% ऑफ द बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी फॉर द ओवरनाइट, ठीक है। तो ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है कि आरबीआई लॉन्ग टर्म रेपो रेट अनाउंस कब करता है, ठीक है। इट इज डिसाइडेड बाय, इस पे जो रेट होता है वो ऑक्शन से डिसाइड होता है, जहाँ पे जिसको बोली नीड होती है वो बैंक्स उसमें बोली लगाते हैं और वहाँ से वो रेट डिस्कवर करते हैं, ठीक। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन विच मीन्स आरबीआई गिव्स मनी फॉर ए फिक्स्ड लॉन्ग टर्म के लिए देती है। यहाँ पे इट कैन बी डन एट रेपो रेट ऑपरेशन पे करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। एंड वरना ये डेली बेसिस पे क्या होता है, डेली बेसिस पे रेपो रेट होता है, रेपो रेट जो फिक्स्ड रेट वाला होता है, रेपो फिक्स्ड रेट वाला ऑपरेशन होता है वो डेली होता है, ठीक। लॉन्ग टर्म ऑपरेशन आरबीआई के एलटीआरओ इज ऑन आरबीआई डिस्क्रिप्शन। इसमें जो रेपो रेट फिक्स्ड वाला जो डेली होता है, रेपो फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड रेपो रेट वाला जो डेली होता है उसमें बैंक यहाँ से पैसा डेली ले सकते हैं अप टू 0.25% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। रेपो रेट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शंस आर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये दोनों ही इसका पार्ट हैं। रेपो रेट एज वेल एज टर्म रेपो यानी कि जो लॉन्ग टर्म वाली है तो वो उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय आरबीआई। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से क्या है, आरबीआई मनी इन्फ्यूज करता है मार्केट में, मनी सप्लाई, मनी इंक्रीज करता है मार्केट में, तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई होगा। जब मनी इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन भी क्या है, इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मनी इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। दिस इज अगेन करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है रेस्ट, मनी इंक्रीज हो रहा है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन का डिक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज इन लिक्विडिटी बैंक के साथ बैंक यहाँ से लॉन्ग टर्म रेपो रेट से लोन लेगा तो वहाँ से उनकी लिक्विडिटी क्या है, बढ़ जा रही है। दिस इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आंसर इज सी फॉर कलकत्ता। तो दीज आर इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन। ठीक, ये हमने देख लिया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने समझा दिया है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है उसके रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इट फॉलो द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमने देखा था कि 4 ± 2% फॉलो करती है फ्लेक्स, तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। दिस इज करेक्ट। वाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई कैन फोकस ऑन ग्रोथ। दिस इज अगेन करेक्ट। आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो। सेकंड कहता है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि फिस्कल स्टेबिलिटी इज द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, नॉट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसका कोई एक्सप्लिसिट मोटिव नहीं है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है अचीविंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑब्जेक्टिव। अचीविंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो 4 ± 2% अचीव कर लिया तो इट विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये जरूरी नहीं है इट विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जरूरी नहीं है। बैंक का एनपीए हो हाई हो गया हो तो भी क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में गड़बड़ हो सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है। या फिर एनबीएफसीज में शेयर मार्केट में लॉस हो जाए तब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अंडर डेंजर है, तो इट विल नॉट इंश्योर। दिस इज रॉन्ग। तो इट मे इंश्योर आता तो हो सकता था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 2, बी फॉर बॉम्बे। तो एज पर आरबीआई एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी नॉट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज देयर लेस इन्फ्लेशन वी हैव ह्यूज एनपीएज एंड वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफॉल्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स है, दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स है। क्वांटिटेटिव कौन कौन से हो गए, सीआरआर, एसएलआर, दीज आर द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या हो गए, क्रेडिट रेशनिंग्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर यूज्ड एट आरबीआई डिस्क्रिप्शन। आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे यूज करते हैं रेदर देन द बैंक्स अवेलिंग द फैसिलिटी एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने कहा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एलटीआरओ हमने अभी पढ़ चुके हैं, ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होते हैं। तो ओवरनाइट फिक्स रेट रेपो लेंडिंग, ये मैं जो बता रहा था कि आरबीआई ओवरनाइट फिक्स लेंडिंग देती है जो वो हमेशा अवेलेबल होती है बैंक के पास। तो ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, ये कभी भी बैंक लोन लेना चाहे वो ले सकता है ओवरनाइट एज 1/4 ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इसमें मिलता है। ठीक है, डॉपरेस्ट रिवर्स रेपो ऑक्शन, ऑक्शन वाला है वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4 आर डिपेंडिंग ऑन आरबीआई डिस्क्रिप्शन, सी फॉर कलकत्ता। तो आरबीआई कंडक्ट द फिक्स्ड रेपो रेट ऑपरेशन एंड फिक्स रेट रेपो ऑपरेशन एंड फिक्स रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन फॉर ओवरनाइट के लिए करती है आरबीआई, डेली बेसिस पे होता है ये। तो वेन एवर बैंक्स वांट टू बोरो द मनी फॉर द ओवरनाइट और डिपॉजिट मनी फॉर द ओवरनाइट दे कैन डू इट। ठीक है, एमएसएफ मार्जिन सेलिंग फैसिलिटी है दैट इज आल्सो ऑन द डेली बेसिस पे होती है। बट वेन टू कंडक्ट द ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलटीआरओ और रिवर्स रेपो ऑक्शंस, रिवर्स रेपो ऑक्शन और रेपो ऑक्शन यानी कि ऑक्शन वाले जब भी हैं तो वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होगा। टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द आरबीआई, आरबीआई इन ऑपरेशन को कंडक्ट कराता है, आरबीआई के विल पे होता है। ठीक है, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट। ये कौन सा ट्रू है, तो हम अभी देख लेते हैं पहले क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग लेंडिंग रेट क्या होता है, ये सारी बातें हम देखते हैं पहले, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2010 के अंदर, 2016 से पहले क्या था, 2000 से पहले 2010 के अंदर बेस रेट रेजीम में आया था।
जिसके अनुसार आरबीआई लोन देता था। तो बैंक्स लोन देते थे बेस रेट के आधार पे। बेस रेट वो रेट था जिससे नीचे बैंक्स लोन नहीं दे पाते थे। तो बेस रेट किन बातों पे डिपेंड करता था? बेस रेट डिपेंडेड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी कि बैंक के अंदर जो डिपॉजिट हो रहे थे उन पे कितना इंटरेस्ट दे रहा था बैंक, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैंक के अंदर बैंक कितने रेट पे लोन देगा। बैंक का लोन किस रेट पे देगा, मान लेते हैं एक्स रेट पे देगा, तो एक्स विल डिपेंड अपॉन कि बैंक के अंदर कितना डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज वाई। तो वाई पे भी डिपेंड करेगा कौन इसके अंदर डिपॉजिट होगा, तभी तो बैंक लोन देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑन बैंक इस पे डिपेंड करता था। कॉस्ट ऑफ सीआरआर, तो बैंक का कुछ एक कॉस्ट है वो सीआरआर के अंदर रखना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो सीआरआर पे हम जानते हैं कोई लिमिट नहीं होती है, ये आरबीआई के पास केस की फॉर्म में रखना पड़ता है, और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आता है सीआरआर। तो इसकी जो कॉस्ट है वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये अगेन आरबीआई के आइडल मनी होता है। तो इसमें आरबीआई के पास पड़ा हुआ आइडल मनी होता है बैंक के, इसके कारण कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बैंक की इंक्रीज हो जाती है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो बैंक का ऑपरेट करता है उसके एक्सपेंसेस हैं वो भी काउंट होते हैं। तो ये सारी डिटेल क्या है, इससे के आधार पे इन चीज़ों पे, इन 3 चीज़ों पे, कौन कौन सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सीआरआर की कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के आधार पे इन रेटों पे बेस रेट फिक्स होता था इनके आधार पे। सो बेस रेट वाज डिटरमाइंड ऑन दिस बेसिस, उसके आधार पे लोन दिया जाता था। तो इसमें क्या है, अलग अलग बैंक का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अलग अलग होते थे, ठीक है। तो एसबीआई का जैसे 7% है तो उसका बेस रेट एसबीआई 7% पे दे रहा था, आईसीआई 8% पे, एचडीएफसी 9% पे लेन देता था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक क्या था, वो क्या होता है, बेस रेट प्लस स्प्रेड होता है। स्प्रेड है वो वेरियस बैंक्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, स्प्रेड के बारे में अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो बैंक्स एसबीआई या फिर एचडीएफसी लोन दे रहा है वो किसके आधार पर दे रहा था, बेस रेट प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वाज बेस रेट प्लस स्प्रेड है। यहाँ पे क्या है, स्प्रेड के इतने आधार पर दिया था 2016 से पहले, यानी कि 2010 से 2016 तक जो भी बैंक लोन देते थे वो बेस रेट पे देते थे। तो बेस रेट रेजीम में यही था, ठीक है। इसमें रेपो रेट को इंक्लूड नहीं किया गया था। हमने देखा है कि ये 3 कंपोनेंट के आधार पर देते थे, इसमें रेपो रेट इज नॉट इंक्लूडेड। चेंजेस इन रेपो रेट डिड नॉट लीड टू चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक, तो ये सब बातें इसमें होती नहीं थी। तो यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होता था वो इसमें होता नहीं था। हम कारण देख चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन का, कि वन ऑफ द रीजन वाज दैट हाई डिपॉजिट ऑन द बैंक। तो उसके बाद में 2016 के अंदर क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो डिपॉजिट था, इंटरेस्ट था, इसमें जो बेस रेट में जो आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक के अंदर डिपॉजिट होते थे उन पे, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होते थे उन पे जो इंटरेस्ट देता था बैंक, उसको इंटरेस्ट भी तो देगा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, तो उनका एवरेज कंसीडर किया जाता था। उनका एवरेज यहाँ पे हम बेस रेट में कंसीडर कर रहे हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में जो हम मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको कंसीडर करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन न्यू डिपॉजिट, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कंसीडर किया जाएगा, और इसमें रेपो रेट भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें एवरेज रेट ऑफ बेस रेट में क्या है, हम एवरेज लेते थे, एवरेज ऑन डिपॉजिट रेट लेते थे, और इसमें हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग की ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, इसके अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड किए थे, जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पे आरबीआई ये बैंक्स लोन देते थे 2016 के बाद में, वो रेपो रेट के आधार पर, रेपो रेट, रेट ऑन न्यू डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ सीआरआर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। बाकी सर ये दोनों चीज सेम रही थी, जो बेस रेट वाली थी वो सेम इसमें ऐड होगी, और जो एवरेज वाला था वो मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन देते थे वो इंक्रीज हो गया, प्लस इसमें रेपो रेट ऐड कर दिया गया। तो रेपो रेट इंक्रीज करने से थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ, परंतु ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अभी भी क्या है, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं कि बैंक कितना डिक्लेयर करे उन्हें। तो अभी भी सिस्टम क्या है, ओपेक है, तो इंटरनल बेंचमार्किंग ही किया जाता है। तो यहाँ पे पुअर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता था, जो आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करता था या इंक्रीज करता था, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था बैंक के लोन में, ठीक। तो इसको जो बोलते थे, जो ये जो सब दोनों बातें हैं वो इंटरनल बेंचमार्किंग ऑफ लोन पे आधारित है।
अभी बात चल रही है बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इंक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लोन की चल रही है बात, ठीक है। उसके अंदर ये जो रेट होगा, बैंक का लेंडिंग रेट होगा, वो किन बातों पर डिपेंड करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लोन में जो बैंक लोन देगा वो किस बात पे होगा, वो इनसे 4 ऑप्शन टू लिंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनमें से 4 पे लिंक किया जाएगा। यहाँ पे जो रेट दे रहा, देखो बेस रेट में जो लोन दे रहा है बैंक, वो किस पे दे रहा है, बेस रेट प्लस स्प्रेड पे दे रहा है। तो इनमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में क्या होगा कि 4, जैसे कि रेपो रेट को इंक्लूड किया जा सकता है। इन 4 पिलर्स यानी कि रेपो रेट, ट्रेजरी 91 बिल की जो T91 बिल है, 3 महीने वाला बिल है, और 6 महीने वाला बिल है, उनकी यील्ड पे उसको लिंक किया जा सकता है। या फिर बेंचमार्क एनी पब्लिश्ड बाय, ये फिबिल है, फिबिल फाइनेंशियल इंडिया बैंक लिमिटेड है, ये इसका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ये रिलीज करती है हर, तो उनसे कोई इन चारों में से किसी को लिंक कर सकता है। तो कौन कौन से 4 हो गए, ठीक है। एक्सटर्नल जो बेंचमार्क हो गए जिनसे लिंक करना होगा, वो रेपो रेट हो सकता है, या फिर ट्रेजरी 91 T91 की यील्ड हो सकती है, या T92 182 की, या फिर बेंचमार्क पब्लिश्ड बाय फिबिल की, इनसे लिंक करना होगा। तो जो नया लोन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेस रेट प्लस ये नया रेट यानी कि रेपो रेट प्लस सम रेट होगा प्लस स्प्रेड। तो आरबीआई अब रेपो रेट चेंज करेगी तो वो इन बैंक को जो लोन दे रहा है वो भी चेंज करना पड़ेगा, वो अपने आप इसमें रिफ्लेक्ट होगा। यदि इसकी जगह T91 भी होता यील्ड, तो आरबीआई जो लोन देती है, आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगी तो क्या है, यील्ड ऑफ T91 एंड T181 यानी कि ट्रेजरी बिल 182 बिल वाला होता है, उनकी यील्ड भी चेंज होती है अपने आप। तो ये दोनों है वो रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं। तो आरबीआई इसको चेंज करेगा तो ये चेंज हो जाएगा, रेपो चेंज होगा तो ट्रेजरी बिल की यील्ड चेंज हो जाएगी। तो इसके आधार पे जो नया जो होगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसका जो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एसबीआई की जो रेपो रेट होगी वो रेपो रेट प्लस स्प्रेड के बराबर होगी। आईसीआईसीआई बैंक का जो लोन देगा वो रेट कितने होगी, रेपो रेट प्लस स्प्रेड की होगी। या फिर एचडीएफसी जो यील्ड देगा, यील्ड रेट ऑफ T91 या स्प्रेड, इसको इंक्लूड कर सकता है। ये तीनों क्या है, आरबीआई की रेपो रेट पे डिपेंड करेंगे। तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लोन पे उनका लोन आधारित होगा। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था अब, हाँ ये था, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। तो बैंक विल डू लेंडिंग एट और अबव द MCLR, तो दिस इज करेक्ट। तो ये MCLR का जो इसका रेट था वो इससे कम पे लोन नहीं दे सकता था। MCLR में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, ये MCLR प्लस स्प्रेड था ना, MCLR प्लस स्प्रेड था, तो उस पे लोन देता था। तो जैसे बेस रेट प्लस स्प्रेड पे लोन दे रहा है बैंक, तो MCLR प्लस स्प्रेड पे लोन देगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आप लोग पढ़िए। MCLR में इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CRR और SLR, तो ये डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताइए आप। तो ये बैंक विल डू लैंडिंग एट, तो मिनिमम इसमें MCLR में क्या होता था, वो इंक्लूड होता था स्प्रेड। तो ये जो लैंडिंग होती थी वो MCLR उससे अबव की होती थी, ठीक है। तो मिनिमम MCLR होगा, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज MCLR में इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CRR और SLR के कारण इंक्रीज हुआ है, यानी कि बैंक को जितना CRR और SLR मेंटेन करना पड़ेगा उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट है जो लोन देने की, वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड इज MCLR हेल्प इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेट एज कंपेयर टू बेस रेट। तो हमने देखा था कि बेस रेट के कंपेयर में तो ये सही है, क्योंकि इसमें रेपो रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड की जो लैंडिंग रेट थी वो इंक्रीज किया गया था। दिस इज अगेन करेक्ट। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। अभी इसको और आगे देखते हैं, ठीक है। तो बेस रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2010 रिप्लेसिंग द बेंचमार्क लाइन, BPLR सिस्टम को रिप्लेस करते हुए इसको लाया गया था, ठीक है।
रिप्लेसिंग द बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट हुआ था पहले, उसके बाद में 2010 में बेस रेट आ गया, उसके बाद 2016 में कौन सा आया, 2016 में MCLR आया है, ठीक है। तो बेस रेट इज द मिनिमम रेट बिलो विच द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन नॉट लैंड। RBI पब्लिश द गाइडलाइन ऑन कैलकुलेटिंग ऑफ द बेस रेट एंड एवरी बैंक हैज टू कैलकुलेट इट्स ऑन बैंक। हर एक बैंक को अपना बेस रेट कैलकुलेट करना पड़ता था, ठीक है। तो बेस रेट कैलकुलेटिंग मेथोडोलॉजी हम देख चुके हैं, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट फंड, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द CRR और SLR इज इंक्लूडेड, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारी बातें हमने देख ली है। एंड MCLR फिर देखा था 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया है। MCLR कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के रेट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग CRR और SLR विल काउंटेड, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक इज काउंटेड, देन द टेनर प्रीमियम यानी कि बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड फॉर विच लोन इज गिवन दैट इज अगेन काउंटेड, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी बेस रेट एंड MCLR इज दैट चेंज फ्रॉम एवरेज टू मार्जिनल से हमने चेंज कर दिया था, एवरेज रेट पे जो लोन दिया जाता था वो उसको मार्जिनल पे ले आए थे हम, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द बैंक, ठीक है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इट विल सो इसके कारण जो बेटर मॉनेटरी हुआ था, देन बैंक शैल रिव्यू एंड पब्लिश देयर MCLR को उनको हर मंथ उनको पब्लिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट लिंक्ड विद एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। इंटरेस्ट रेट लिंक्ड विद एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो 4 इंडिकेटर्स पे इसको लिंक किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कैन बी रेपो रेट और यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये हो सकती है, रेपो रेट हो सकता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट और यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज करेक्ट। वंस रेपो रेट चेंजेस द लैंडिंग रेट ऑफ बैंक्स विल ऑटोमेटिकली चेंज, दिस इज अगेन करेक्ट। ये भी हम देख चुके हैं कि ये एक बार इंक्रीज हो गया तो उसको ट्रांसमिशन में अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। तो बैंक आर मैंडेटेड बाय RBI टू लिंक द डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट विद एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। तो डिपॉजिट रेट के बारे में बात हो रही है, लैंडिंग रेट पे बात हो रही है, डिपॉजिट रेट पे कोई भी बात नहीं हो रही है। डिपॉजिट कितना है भी करवा सकते हो आप किसी भी रेट पे, बैंक का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो। लैंडिंग रेट है वो उसको कितना लोन, कितने रेट पे लोन दे रहा है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, प्राइम एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक करने की। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर फॉर दिस इज 1 and 2, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी देख लिया, ठीक है। डन, ये भी देख लिए हैं, आंसर इसका बी फॉर बॉम्बे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? तो हमने अभी देखा स्प्रेड क्या होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्प्रेड चार्ज ओवर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बाय द बैंक। तो ये जो बैंक का लोन देगा, किस रेट पे लोन देगा बैंक, स्प्रेड प्लस एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, रेपो रेट, या फिर T91 वाला या फिर T362 वाला, उसके आधार पर देगा। तो स्प्रेड विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे जो स्प्रेड है वो बैंक के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, दिस इज करेक्ट। तो स्प्रेड विल चेंज विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ये चेंज नहीं होगा। हम देखते हैं अभी आगे स्प्रेड होता क्या है। द स्प्रेड में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोन्स। ये हाउसिंग लोन के लिए अलग होगा, एजुकेशन लोन के लिए स्प्रेड अलग होता है। तो स्प्रेड बैंक के ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3, ठीक। फर्स्ट एंड 3, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। सो स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड इज इक्वल टू, स्प्रेड कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, बिजनेस स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक, इसका स्प्रेड मिलकर बना होता है। यानी कि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम होता है वो हमारी जो लेंडर्स की क्रेडिट रिस्क प्रीमियम किस पे डिपेंड करेगा। मेरे को लोन लेना है तो मेरी क्रेडिट रेटिंग पे, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से मुझे लोन मिलेगा ना। तो मेरा जो क्रेडेंशियल है उसके हिसाब से ही क्रेडिट रिस्क प्रीमियम डिसाइड करते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस डिसाइड करती है कि आपको किस रेट पे लोन मिलेगा। तो क्रेडिट प्रीमियम कैन चेंज ओनली व्हेन द बोरोवर क्रेडिट असेसमेंट अंडरगोज ए सब्सटेंशियल चेंज। द अदर कंपोनेंट ऑफ द स्प्रेड लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी अल्टर्ड वंस इन 3 साल में इनको अल्टर किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट अंडर द एक्सटर्नल बेंचमार्क शैल बी रीसेट एट वंस इन 3 मंथ्स। तो 3 महीने में से एक बार को एक्सटर्नल बेंचमार्क का जो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट, वो सेट करना पड़ेगा। और आरबीआई कोई भी डिसीजन यानी कि जनवरी में लेती है तो उसका इफेक्ट होगा वो फरवरी में जाके नहीं होगा, वो अप्रैल में जाके
आरबीआई के डिसीजन का रेट में उनको डिसाइड पड़ेगा। यदि आरबीआई 5% से मान लेते हैं कि रेपो रेट कम कर रही है, तो एसबीआई अपना जो करेगा वो 3 महीने के बाद में करेगा लगभग। तो इसमें थोड़ा सा टाइम गैप होता है, ताकि बैंक के अंदर जो दूसरे डिपॉजिट होते हैं उनका भी तो उनको लोन दे, जो डिपॉजिट रेट होते हैं और बाकी लॉन्ग टर्म जो बैंक के लोन होते हैं वो भी डिफर करते हैं अलग अलग रेट पे। उन सब बातों को बैंक ध्यान रखता है। बट देयर इज नो मैंडेट फॉर एनबीएफसीज को उनका जो लेंडिंग रेट है उनको लिंक करने का कोई मैंडेट नहीं है। ठीक, ये सारी बातें हम देख लिए। तो ये 4 रेट थे जो एक्सटर्नल बेंचमार्क कौन कौन से हैं। रेपो रेट, 3 मंथ ट्रेजरी बिल यानी कि T91 वाला, उसकी यील्ड, 6 मंथ ट्रेजरी बिल की यील्ड, एंड अनदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क फीबिल। क्या है? फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फीबिल है ये। ठीक है, उसका कोई भी एक इंटरेस्ट रेट पब्लिश होगा, उनमें से चारों को वन ऑफ द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बैंक कंसिडर कर सकता है, उसके आधार पर लोन देगा। ठीक, तो आरबीआई हैज मैंडेटरी फॉर द बैंक टू लिंक ऑल द न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल या फिर लोन्स है जो भी, या फिर एमएसएमई को जो लोन दे रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2019 से उसको करना जरूरी हो गया है। एवरी बैंक, हर एक बैंक अपना एमसीएलआर खुद डिसाइड करता था। तो बैंक डिसाइड करता था एमसीएलआर, बेस रेट भी क्या है खुद अपना बैंक डिसाइड करता है, स्प्रेड भी क्या है बैंक पे डिपेंड करता है, स्प्रेड हर एक बैंक का अलग है। ठीक है, तो एमसीएलआर रेट डिपेंडेड अपॉन द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ऑपरेशनल रेट, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था? ठीक है, ये देख लिया, ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है? वो शैडो बैंकिंग का एक टाइप होती है। दीज आर टाइप ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ शैडो बैंकिंग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है आरबीआई मैंडेट एनबीएफसी टू लिंक देयर लैंडिंग रेट विद द एंकर रेट। ये हमने देखा था कि एनबीएफसी को जरूरत नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है एमसीएलआर इज द एंकर रेट विच एक्ट एज एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। एमसीएलआर इसमें एंकर रेट कहाँ है? रेपो रेट तो हो सकता है, तो ये तो गलत है। रेपो रेट T91, T361 एंड फिबिल वाला कोई रेट हो, तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। नन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हैं, वो बैंक एक्सेप्ट ऑल द डिपॉजिट ऑफ द बैंक, इट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट है वो बैंक एक्सेप्ट करता है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, तो डीडी है वो एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जो हमने देखा था पहले कि इंश्योरेंस डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, ये हम पढ़ चुके हैं। 5 लाख रुपए का पर पर्सन पर बैंक का लोन इंश्योर्ड होता है, डिपॉजिट होता है, वो इंश्योर होता है अप टू 5 लाख रुपए तक का। इंश्योरेंस ये अवेलेबल नहीं होती है एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती हैं, जबकि बैंक्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा होती हैं। उसके अनुसार वो आरटीजीएस, नेफ्ट ये इशू कर सकती हैं। तो बैंक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना अलाउ किया गया है? अप टू 74% बैंक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। एनबीएफसी के अंदर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, सीआरआर की रिक्वायरमेंट है, बैंक को है। एनबीएफसी के लिए कोई सीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीएआर बेजल थर्ड के अंदर 11.5% बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बैंक्स पे तो बेजल थर्ड की रिक्वायरमेंट है ही, सीआरआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट है बैंक्स पे। एनबीएफसी पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी पे ये रिक्वायरमेंट है। उनको जो है वो सीआरआर 15% मेंटेन करना पड़ता है, 15%। डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी 2 प्रकार की हो सकती हैं, डिपॉजिट टेकिंग एज वेल एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो इसमें डिपॉजिट टेकिंग वाले ही इसके अंदर आते हैं, उनको सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। एसएलआर वो बैंक्स पे तो लगता ही है, हम जानते हैं। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40% हो सकता है, बैंक्स के लिए मैक्सिमम 40% हो सकता है। और एनबीएफसीज है जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है उन पे भी एसएलआर लगता है 15%, उनको मेंटेन करना पड़ता है 15%। तो बैंक्स हैं, दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर उसको लाइसेंस दिया जाता है। दे आर अप्रेक्टेड अंडर, एनबीएफसीज है वो कंपनीज होती है अंडर कंपनीज एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय वेरियस बॉडीज के द्वारा रेगुलेट की जाती है, हम देखेंगे यहाँ पे आगे। तो बैंकिंग एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बहुत सारी हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अलग होती है, बैंकिंग के लिए अलग है, देन हाउसिंग के लिए अलग है, अलग अलग सेक्टर के लिए एनबीएफसी अलग अलग है। ठीक,
तो एनबीएफसी का टाइप देखते हैं, तो बेस्ड ऑन एसेट लायबिलिटी के आधार पर, तो डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस के आधार पर, जैसे कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक होता है, उसी तरह से वो एनबीएफसी जिनका एसेट साइज मोर देन 500 करोड़ रुपीज है, वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको क्लासिफाई किया जाता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। और इनको क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी आरबीआई ने क्या है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया था एनबीएफसी के लिए, स्केल बेस्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या है, कुछ एक बेस लेयर, इसमें 4 लेयर होती है, बेस लेयर है, मिडल लेयर है, देन अपर लेयर एंड टॉप लेयर। नीचे से ऊपर जाओगे तो इनको प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेगुलेशन, नीचे से ऊपर जाओगे तो इनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में वो भी बढ़ती जाती है, और इनकी क्या है, टाइटनेस होती जाती है, इनकी रिक्वायरमेंट है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टाइटन हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे इनका सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इन पे ज़्यादा रेगुलेशन होगा, ठीक। ILFS और दीवान हाउसिंग बैंक क्या होगी थी, बैंकरप्ट होगी, तो जिसके कारण मैक्रो इकोनॉमी पे उनका असर पड़ा था। उसके बाद में से अभी ये जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है वो किसके लिए लाया गया है, एनबीएफसी के लिए लेके आया है आरबीआई। पीसीए किसके लिए है, बैंक के लिए, प्रमोट करप्टिव एक्शन। देन अगेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है, आप बताओगे मेरे को, गार्ड अप्रोच है, वो किसके लिए है, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है, गार्ड अप्रोच आरबीआई की। तो इसमें जो लेयर बनाई गई है, इसके अंदर नॉन डिपॉजिटिंग टेकिंग नीचे वाली लेयर में जो होती है वो बेस लेयर है, इसमें वो एनबीएफसी जाती हैं जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट बिलो 10,000 करोड़ रुपीज, जिसका एसेट है वो 10,000 करोड़ रुपए से कम हो, लेस देन 10,000 करोड़ रुपीज जिनका एसेट हो 10,000 करोड़। इससे ऊपर वाले में उसमें ज्यादा वाले हो जाएंगे, ठीक है, जिनका एसेट मोर देन 10,000 करोड़ हो वो इसमें आ जाएगी मिडिल लेयर में। फिर उसके बाद में मिडिल में अपर में आ जाएगी टॉप 10, जो दुनिया की इंडिया की टॉप 10 एनबीएफसीज है वो लेयर सी में आ जाएगी, और लेयर डी को जनरली एम्प्टी रखा जाता है, ठीक है, ये एम्प्टी रखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो रिस्क होगा टॉप 10 वाली में से उसको डाला जाएगा, बाद में इनमें से ही प्रमोट किया जाएगा, अभी एम्प्टी है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या है, टाइटनिंग होती जाती है। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन किसके लिए लाया गया है, वो एनबीएफसी के लिए लेके आया गया है, आरबीआई लेके आई है, ये इतना पता होना चाहिए। देन वेंचर कैपिटल जो वाली जो एनबीएफसी होती है उनको सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस वाली एनबीएफसी होती है उनको इरडा रेगुलेट करता है, चिट फंड वाली को कौन से करेगा, चिट फंड को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, निधि कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर निधि कंपनी को रेगुलेट करता है, चिट फंड को स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, इरडा, और वेंचर कैपिटल या फिर मर्चेंट बैंकिंग वाली कंपनीज है वो उनको क्या करता है, सेबी रेगुलेट करता है। एंजल इन्वेस्टर को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट को सेबी रेगुलेट करता है। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड क्रिएट ए हिंड्रेंस इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय आरबीआई। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 4+-2% इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, उसमें किसका हिंड्रेंस हो सकता है, गवर्नमेंट डेविएटिंग फ्रॉम फिस्कल रोड मैप। यदि गवर्नमेंट अपना जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 3% का मान लेते हैं, यदि उसके ज़्यादा स्पेंड करे, गवर्नमेंट 4% स्पेंड करे, तो मनी क्या है मार्केट में इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा, तो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो ये हिंड्रेंस होगा, वन ऑफ द हिंड्रेंस, दिस इज करेक्ट। तो सेकंड क्या है, इम्पीडेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यदि बैंक ट्रांसमिट न करें तब भी ये क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ा रह सकता है, दिस इज अगेन करेक्ट। सप्लाई साइड बोटलनेक, यानी कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैन बी सप्लाई साइड से भी हो सकता है और डिमांड साइड से भी हो सकता है। तो डिमांड साइड से आरबीआई के मनी के द्वारा कंट्रोल करेगी, और सप्लाई साइड वाली क्या है, सप्लाई पे जैसे मान लेते हैं ड्राउट आ जाए, तो ड्राउट के कारण क्या है, पल्सेस का दाम बढ़ जाए, तो वो क्या है, सप्लाई साइड शॉक है। तो सप्लाई साइड बोटलनेक्स के कारण क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, जनरली वो डिक्रीज ही होती है, इन्फ्लेशन आता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्ले मेजर रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें मनी मार्केट मेजर रोल प्ले करता है, ये हम देख चुके हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का 2 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मनी मार्केट में आती है, फिर मनी मार्केट से फाइनेंशियल मार्केट में जाती है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बाय आरबीआई कैन हेल्प इन मॉनेटरी ट्रांसमिशन में कौन सा हेल्प कर सकता है? तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन में फॉरेक्स हेल्प करता है क्या? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म पढ़ चुके हैं, तो ये सारे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही एक पार्ट है, तो ये सारे तो होंगे ही होंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए। फॉरेक्स स्वैप में क्या होता है कि आरबीआई डॉलर खरीद ले बैंक से आरबीआई डॉलर खरीद ले, ठीक है, या बेच दे। डॉलर आरबीआई खरीदे या फिर बेचे, ठीक है, दोनों ही कर सकता है। तो खरीदेगा तब क्या हो जाएगा, मनी रुपी क्या है, रुपीज है वो बैंक के पास इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, ठीक है। यदि बेचेगा तब क्या होगा, डॉलर इस बैंक को बेचेगा तब क्या हो जाएगा, मनी रुपीज क्या होगा, रुपी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, रुपी का अमाउंट डिक्रीज होगा, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी कराएगी। तो दिस इज करेक्ट, तो फॉरेक्स वाला भी इसको डिसाइड करेगा, तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज अ पास थ्रू ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन टू इकोनॉमी एट लार्ज इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, एसेट प्राइस और अदर इकोनॉमिक मैटर्स, ठीक है, ये सब हम देख लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन क्या होता है, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दिस रिजल्ट इन वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, इन्फ्लेशन के कारण जो है परचेजिंग पावर कम होती है। यदि आज इन्फ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो लोग क्या है, इंक्रीज हो जाता है, तो लोग कम स्पेंड करेंगे, लोग स्पेंडिंग कम कर देंगे, लोग खरीदेंगे नहीं। यदि इन्फ्लेशन क्या है, डिक्रीज हो रहता है, तो क्या है, यदि इन्फ्लेशन 2% से इस साल डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे को अगले साल कोई मैं कार खरीदनी है, इस साल मेरे को कार खरीदनी है, तो मैं इन्फ्लेशन यदि डिक्रीज हो रहा है तो मैं अगले साल कार खरीदूंगा ना, क्योंकि कम रेट पे मेरे को कार मिल जाएगी। तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है तब लोग अपना स्पेंडिंग कम करते हैं, और इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तब लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं कि जल्दी जल्दी मैं कार ले लूँ, वरना अगले ईयर फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन इज रेफर टू फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, तो ये नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइस लेवल, डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइस लेवल, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मतलब मान लेते हैं इन्फ्लेशन 6% से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में 2011 में इंक्रीज हो रहा है 6% से, फिर 2012 में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ मान लेते हैं 4% से, तो उसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, 6 से 4% हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं। स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो क्या कहलाता है, डिस इन्फ्लेशन। एंड डिफ्लेशन क्या है, इट इज रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में पॉजिटिव इंक्रीज होते हैं प्राइस, डिफ्लेशन में डिक्रीज होते हैं, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज होते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20 से लेकर 20 to 200% तक हो सकता है, ठीक है। डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इसको होपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, रनिंग अवे और रन अवे इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन में इसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो कम से कम 50% एक महीने के अंदर प्राइस राइज इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में हुआ था 1920s में, जिम्बाब्वे में हुआ था, देन वेनेजुएला में हुआ था 2010 में, अभी श्रीलंका में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है, तो इसलिए ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रिपिंग इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, तो धीरे धीरे 2% 1% से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन, रेफर टू राइज ग्रेजुअल राइज इन प्राइस लेवल, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन होता है, धीरे धीरे होता है, तो उसमें गुड फॉर इकोनॉमी होता है, ठीक है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है, जिसके कारण सप्लाई साइड में जैसो सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, दो चीजें होगी। यदि सप्लाई कम कर दूं मैं, यदि मेरी सप्लाई कम है तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, तब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यदि मैं सप्लाई भी उतनी इंक्रीज करूं जितनी डिमांड बढ़ रही है, तब जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़े। तो जो बॉटलनेक इन्फ्लेशन है वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन टैक्स क्या है, इट रेफर टू द पेनल्टी ऑफ होल्डिंग केस एट ए टाइम हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू इरोजन ऑफ वेलिंग। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या है, परचेजिंग पावर कम होती है लोगों की। और फिलिप कर्व क्या है, फिलिप कर्व इज रिलेटेड टू यूपीआई, ठीक है। तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो
इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो यूपीआई, ठीक है, पी से फिलिप का, यू से अनएम्प्लॉयमेंट एंड आई से इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ में दिखाया है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे कम हैं, तो लोग क्या हैं, स्पेंडिंग कम करेंगे, स्पेंडिंग डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये एक अनोमली होती है इन्फ्लेशन में, जब इट इज ए सिचुएशन कैरेक्टराइज बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अकॉम्पोनेंट बाय इन्फ्लेशन भी हाई होता है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, वहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है और हाई इन्फ्लेशन होता है। तो ये जो स्टैग इन्फ्लेशन होता है, जो मेनली स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के कारण होता है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैव इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हो सकता है फॉरेक्स स्वैप से हमने देखा था कि मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे, आरबीआई बैंक से क्या है, डॉलर खरीद ले या फिर आरबीआई बैंक को डॉलर बेचे, तब मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन इंपैक्ट हो सकता है, दिस करेक्ट है। इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल आएगी तो डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज होगी, तो उसके कारण क्या है, रेट बढ़ जाएगा, दिस इज करेक्ट। जनरल इलेक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है, स्पेंडिंग गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है, तो क्या कर रही है, ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगेन इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो दिस आंसर डी फॉर दिल्ली। तो ये आप पढ़ सकते हो उससे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमने क्या देखा था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होना चाहिए टू इंक्रीज द सेविंग और रिड्यूस द कंजम्पशन। तो बैंक्स को क्या है, हम बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं, लोग बैंक में डिपॉजिट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, सेविंग पे, बैंक में सेविंग पे इंटरेस्ट रेट मिला है तभी तो लोग डिपॉजिट करेंगे। तो पहला कहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू इंक्रीज द सेविंग और रिड्यूस द कंजम्पशन। कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे तभी बैंक में सेव करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, लोगों को कुछ ना इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो हम उसमें बैंक में डिपॉजिट करेंगे, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट द सेविंग इन द बैंक। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी पॉजिटिव होगा, यानी कि उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद में भी लोगों को इन्फ्लेशन से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये जरूरी नहीं है कि रियल इंटरेस्ट रेट हमेशा पॉजिटिव हो, दिस इज रॉन्ग। तो इस फॉर्मूले से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड टू ओनली। ये हम जीडीपी में देख चुके हैं, नॉमिनल जीडीपी और उसमें। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इफ द इन्फ्लेशन इज 5% है, इन्फ्लेशन इज यानी कि नॉमिनल इन्फ्लेशन 5% है एंड बैंक ऑफर डिपॉजिट रेट कितना है 5% का डिपॉजिट रेट, देन नो बॉडी विल, यदि इन्फ्लेशन कितना है ये भी 5% का है और बैंक 5% ऑफर कर रही है, तो रियल इंटरेस्ट रेट लगभग कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी अपना बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा यदि नॉमिनल इफ इन्फ्लेशन इज 5%, सेकंड में केस में बता रहा है ये इन्फ्लेशन 5% है और डिपॉजिट रेट 7% है, तो इफेक्टिवली इसको रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 2% का मिलेगा, ठीक है। तब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 7% है, इन्फ्लेशन 5% है, देन रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा ना, यानी कि 2% पे लोग डिपॉजिट करेंगे कुछ मनी अपना। तो when the inflation increases, a lot of banks do not increase their nominal interest rate, then the real interest may turn negative। यदि इन्फ्लेशन के कारण ये 8% हो जाए, 8% इन्फ्लेशन हो जाए और 7% क्या है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रहे, तो ये इन्फ्लेशन रियल रेट कितना हो जाएगा फिर 8 - 1 7% -1 में चला जाएगा ना। यदि बैंक इंक्रीज नहीं करेंगे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर may lead to increase in saving in economy। तो सेविंग में कब इंक्रीज हो सकती है, तो हमने देखा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट होगा तब लोग सेविंग करेंगे, ये हमने देखा है, अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, दिस इज करेक्ट। लो इन्फ्लेशन रेट होगा तब भी लोग अपना क्या है सेविंग करेंगे, दिस इज अगेन करेक्ट। लो इन्फ्लेशन रेट होगा तो बैंक में लोग पैसे डिपॉजिट करेंगे ताकि उनको कुछ रियल इंटरेस्ट मिले, ठीक है। देन द राइज इन पर कैपिटा इनकम, जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या है लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, सेविंग करेंगे, दिस इज अगेन करेक्ट। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, यानी कि ज़्यादा बैंक खरीदेंगे, जैसे में हमने क्या देखा था प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद में
लोगों का सेविंग बिहेवियर है वो इंक्रीज हो गया था, तो लोग बैंकिंग में क्या है सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन करेक्ट। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंक्रीज होगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हेयर, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पढ़ सकते हो उसको सॉल्यूशन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या टर्म होती है, आप बताइए ये इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है। तो ये इसका आंसर है इट इज हाई रिटर्न दैट इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन रिस्क। हमने देखा है कि हाई इन्फ्लेशन बढ़ जाए, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मैंने देखा था कि कितना हो 7% हो, और इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन कितना हो जाए 9% हो जाए, तो बैंक का जो रियल रेट है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। उस माइनस में जो चला गया इंटरेस्ट रेट को, रियल इंटरेस्ट रेट को, वो क्या है, वो डिपॉजिटर कोई भी बॉन्ड खरीदने से पहले क्या चाहेगा, कोई भी इन्वेस्टर है जो कोई भी बॉन्ड खरीदने पे पहले क्या चाहेगा कि उसका जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसमें इंक्लूड किया जाए, तो उसका जो हम इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं। तो इट इज ए हायर रिटर्न दैट इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टिंग ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, दिस इज सी फॉर कलकत्ता। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम इज द हायर इंटरेस्ट, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी जनरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी जनरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या है, प्राइस राइज हो रहा है, तो लोग यहां पे आप बताइए क्या होगा, इसको पढ़िए, मैं पानी पीता हूं। सो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो यानी कि प्राइस राइज हो रहा है, इससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, सोच लीजिए प्लीज, अटेम्प्ट कीजिए। इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या है, कंट्री की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। हमने देखा था कि इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर क्या है, डिक्रीज होती है, तो करेंसी क्या है, डिप्रिशिएट हो सकती है। तो डेप्रिशिएशन इन करेंसी होता है इन्फ्लेशन के कारण, एप्रिशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण रियल इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन होती है, बढ़ती नहीं है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, ये हम देख चुके हैं। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 and 4 आर करेक्ट, सी फॉर कलकत्ता। तो इफ देयर इज एन इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इट लीड टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस दिस, व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज होगा तब क्या है, वो हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी और रियल रेट है वो सेम रहती है जनरली। इफ एन इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप होता है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट विल बी जीरो। लिक्विडिटी ट्रैप में एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए और आरबीआई अपनी सारी पॉलिसीज ट्राई कर चुका हो, आरबीआई अपनी सारी पॉलिसी, जैसे कि मान ले पहले 5% आप रेपो रेट, तो अभी वो कितना हो जाए 1% अपना रेपो रेट कर दे, 1% ही अपना, वो लगभग 1 से 0.5% के करीब, वो बहुत कम अपना कर दे, सब कुछ रेपो रेट बैंक रेट सारा कर दे। तो आरबीआई की जो सारी पॉलिसीज हैं वो अभी वो ट्राई कर चुका हो और रियल इंटरेस्ट रेट लगभग मार्केट में जीरो हो जाए, तब वो सिचुएशन है वो क्या होती है, लिक्विडिटी ट्रैप की होती है। उसमें यानी आरबीआई और इंटरेस्ट रेट कम भी करता है तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे फर्क नहीं पड़ता है, तो इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इज नियरली जीरो के बराबर हो जाती है, तो लोग उससे खरीदेंगे नहीं, अपना मनी है वो लोग अपने पास सेविंग करेंगे और वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो मिलता है, तो लोग अपना डिपॉजिट है वो अपने पास रखेंगे, वो सेविंग नहीं करेंगे, ठीक है।
तो पीपल एंड बिजनेस विल होल्ड ऑन टू देयर केस एंड डू नॉट स्पेंड, तो स्पेंड नहीं करेंगे, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यील्ड ऑन द बॉन्ड विल बी वेरी लेस, तो यील्ड हमने देख चुके हैं, इट इज डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट, यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो यील्ड क्या हो जाएगी, यील्ड बॉन्ड इज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी, दिस इज अगेन करेक्ट। तो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक के अंदर, वो वहां से लोग अपने पैसे निकालेंगे, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक विल इंक्रीज, तो पीपल विल हेल्ड ऑन देयर कैश, कैश अपने पास में रखेंगे, कैश जो लोगों के पास होता है वो जो बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में केस होता है उसको भी केस माना जाता है, लोगों के पास हाथ में भी केस है वो भी केस माना जाता है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो केस नहीं माना जाता है, डिमांड डिपॉजिट वाले हैं वो केस माना जाता है। इसका आंसर वन, ऑल ऑफ देम आर देयर। तो लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी in case of recession but fails to lower the interest rate as the interest rate are already almost zero. This make the monetary policy ineffective as further repo rate reduction is not possible. In such a situation people would like to hold on to their case, ठीक है। When the interest rate has come down to almost zero then the yield will also be almost to zero as the interest and the yield are proportional, directly proportional, ये हम सब देख चुके हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इन्फ्लेशन बेनिफिट द क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, जो लोन देता है, लोन देता है वो क्रेडिटर होता है, डेबिटर कौन सा होता है, जो लोन लेता है, और इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर जो बॉन्ड का जिसके पास बॉन्ड होता है, और इन्फ्लेशन बेनिफिट द डिपॉजिटर, तो डिपॉजिट करता है वो जो मनी जिसके पास होगा वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो क्रेडिटर और डेबिटर जिसके पास फिजिकल एसेट होगा यानी कि गोल्ड जिसके पास है, इन्फ्लेशन आया तो जिसके पास गोल्ड होगा तो उसकी तो जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बाकी सबकी इन्फ्लेशन के कारण जो हम देख चुके हैं परचेजिंग पावर क्या है वो डिक्लाइन होती है, इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगी, तो इनकी जो रुपीज है जिनका भी लोन दिया हुआ है उनकी जो परचेजिंग पावर है फ्यूचर में वो डिक्लाइन हो जाएगी, तो वो बेनिफिट नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन से डेबिटर को फायदा होता है, केवल क्रेडिटर को कोई फायदा नहीं होता है। डेबिटर को इसलिए फायदा होता है क्योंकि उसको कम लोन देना पड़ेगा, जो उसने पहले लोन लिया था उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो ज़्यादा थी इन कंपेयर टू उसको रिटर्न करना पड़ेगा उसके टाइम पे जो परचेजिंग पावर होगी वो कम होगी, ठीक है। तो इससे डेबिटर क्रेडिटर को नुकसान होता है, डेबिटर को फायदा होता है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, दिस इज करेक्ट। इन्फ्लेशन बेनिफिट द डिपॉजिटर, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इन्फ्लेशन डज नॉट बेनिफिट, दिस इज अगेन तो बी फॉर बॉम्बे टू ओनली इज, इन्फ्लेशन से केवल डेबिटर को फायदा होता है, तो बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है, ठीक। व्हेन ए पर्सन होल्ड द फिजिकल एसेट इफ द प्राइस इज डिनोटेड इन रुपीज देन ऑन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन उसका फायदा होगा। परचेजिंग पावर ऑफ रुपी डिक्रीजेज ड्यू टू इन्फ्लेशन के कारण डिक्रीज होगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। डिपॉजिटर क्रेडिटर एंड बॉन्ड होल्डर विल लूज, तो लूज कर जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई के मानते हैं हम जनरली, इट मेजर द प्राइस इन्फ्लेशन अराइजिंग ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी इन द इकोनॉमी, तो सारा इसमें इंक्लूड किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर, दिस इज करेक्ट। तो दूसरा कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है, हम कोर इन्फ्लेशन में हम फूड एंड फ्यूल का इंक्लूड नहीं करते हैं। इट मेजर द हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड फ्यूल, बोथ आर करेक्ट, सारे जानते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं WPI और CPI मेजर करते हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। WPI मेजर द इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस पे और CPI करता है वो रिटेल लेवल पे मेजर करता है। WPI कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एंड CPI कौन है, मिनिस्ट्री NSO रिलीज करता है। NSO किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो WPI का बेस ईयर कितना है 2011-12, इसका कितना है CPI का 2012 है, उसका 11-12 है और इसका कितना रखा गया 2012, ठीक है। तो बेस ईयर माना गया है, ये रिलीज ऑन 14th ऑफ एवरी मंथ को कौन रिलीज किया जाता है WPI, एंड 12th ऑफ एवरी मंथ को CPI रिलीज किया जाता है, हर महीने रिलीज किया जाते हैं, ठीक है। और WPI के अंदर 3 आइटम होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी आर्टिकल का वेटेज कितना होता है 23%, मैन्युफैक्चर्ड आइटम का 64% एंड फ्यूल एंड पावर का 13%, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का। और इसके अंदर जो है वो कौन सी कैटेगरीज इंक्लूड की जाती है CPI के अंदर, फूड एंड बेवरेज, पान एंड तंबाकू, क्लॉथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट। फ्यूल एंड लाइट में क्या है, पेट्रोल और डीजल इंक्लूड नहीं होता है, पेट्रोल एंड डीजल इंक्लूड नहीं होता है इसमें, ठीक है।
फ्यूल और लाइट में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होता है, एलपीजी होता है, केरोसिन होता है, परंतु पेट्रोल और डीजल नहीं होता है। मिसलेनियस लाइक एजुकेशन, हेडलाइन, इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब इंक्लूड होती हैं। तो ये सारे जो इनके पिलर्स हैं ये याद रखो आप, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। तो WPI में टोटल आइटम कितने होते हैं 693। तो WPI में फूड इंडेक्स भी इंक्लूड होता है, 25% वेटेज होता है WPI के अंदर फूड का, और इसके अंदर 39% होता है। FPI के अंदर CPI के अंदर फूड का आइटम का वेटेज कितना होता है 39%, और WPI के अंदर कितना होता है 24%, यानी कि CPI के अंदर फूड का ज़्यादा वेटेज होता है। इम्पैक्ट ऑन फूड आइटम हमने देख लिया, तो लेस इम्पैक्ट ऑन WPI होगा क्योंकि इसका कम वेटेज है, और इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा फूड पे क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज है। वेटेज ऑफ फ्यूल एंड पावर ये हम देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज हम देख चुके हैं। तो सर्विसेज क्या है वो WPI में इंक्लूड नहीं होती है, CPI में इंक्लूड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी WPI में इंक्लूड नहीं होते हैं, CPI में इंक्लूड होते हैं। टारगेटेड बाय RBI किसको टारगेट करती है, CPI को टारगेट करती है फॉर ±2%, WPI इज नॉट टारगेटेड। ठीक है, तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। इफ ए कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन हो रहा है तो वेजेस लेवल क्या है वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे, वेजेस लेवल इंक्रीज होते हैं। द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू परचेज ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है इंक्रीज होगी। यदि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है इंक्रीज होगा। इन जनरल इंक्रीज होता है, परचेजिंग पावर लोगों की क्या है वो कम हो जाएगी इन्फ्लेशन से, ये हम देख चुके हैं। D4 दिल्ली इसका आंसर है। तो व्हेन ए कंट्री फेसेस इन्फ्लेशन वी रिक्वायर मोर मनी टू परचेज ए गिवन क्वांटिटी ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ रुपी डिक्रीजेस। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन वेजेस जनरली इंक्रीज एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट द आउटपुट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग will be the outcome if an economy is under inflationary pressure। inflationary pressure इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा ये आपको बताना है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट, ये हम देख चुके हैं पहले ही। डोमेस्टिक करेंसी क्या है डेप्रिशिएट करेगी, दिस इज करेक्ट। एक्सपोर्ट बिकम लेस कम्पिटिटिव विद द इंपोर्ट्स गेटिंग कॉस्टलियर, तो ये भी सही है, हमारे एक्सपोर्ट क्या है लेस कम्पिटिटिव हो जाएंगे विद द इंपोर्ट गेटिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो दिस इज रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। आगे देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमी अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर मींस इन्फ्लेशन इज आइदर इंक्रीजिंग और देयर आर चांसेस दैट इट विल इंक्रीज। इन्फ्लेशन लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इन्फ्लेशन मैक्स द डोमेस्टिक गुड्स कॉस्टली एंड एक्सपोर्ट। इन्फ्लेशन के कारण है जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या है लोग एक्सपोर्ट नहीं कराना चाहेंगे, इंपोर्ट नहीं कराना चाहेंगे, तो एक्सपोर्ट क्या है हमारे महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट महंगे हो गए तो क्या उसके कंपिटिटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे कंपिटिटिव। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो इंपोर्ट भी क्या है करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो हमारे इंपोर्ट भी क्या होंगे महंगे होंगे। पहले हमें 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अभी कितने हैं 70 रुपये देने पड़ रहे होंगे यदि करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो। देन व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट गोज अप इन द इकोनॉमी एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, Which of the following may lead to increase in the overall price, में इंक्रीज हो सकता है, may lead to increase in overall prices। इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी तब ये इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल प्राइसेस डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। तो एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि हम कम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो क्या है डिमांड तो क्या है उतनी है, तो कम गुड्स है लेस सप्लाई होगी, मोर डिमांड हो ही जाएगी तो इंक्रीज इन प्राइसेस हो जाएगा फिर, तो इसके कारण प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई साइड का ये फैक्टर है। इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज कर देंगे तो क्या है प्राइसेस डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज इन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास क्या हो जाएगा ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड क्या है वो बढ़ेगी, डिमांड क्या है इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा रेट भी क्या है इंक्रीज होगा तो इससे प्राइस क्या है इंक्रीज होगा। दिस इज करेक्ट। तो 1, 2 and 4 इसका आंसर है, इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो अपने आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेसेसरली लीड टू इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा नेसेसरली इन्फ्लेशन को लीड करेगा। यदि इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी तभी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है डिक्रीज हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इन्फ्लेशन विल नेसेसरी अकर इफ देयर इज इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। इफ देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड देयर मे नॉट बी इन्फ्लेशन इफ द सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज। यदि जितनी एग्रीगेट डिमांड में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस दैट इफेक्टिव डिमांड। लाइक उसी तरह से हम सोच सकते हैं यदि ये डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो क्या है, इन्फ्लेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे कुछ देख सकते हैं, इंक्रीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड रेदर देन इफेक्टिव डिमांड। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट शुड। क्या इन्फ्लेशन कम करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मनी को कम करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर तो क्या है, मनी इंक्रीज करेगा, मनी इंक्रीज करेगा तो ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज द कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर, ये भी क्या है, मनी इंक्रीज करेगा तो ये भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में क्या है, हम मनी डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर होगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम करना है तो हमें इंक्रीज इनमें से क्या है, इनकम टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट करेंगे तो मनी क्या है, वो इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के पास मनी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ सकते हो। C4 कलकत्ता इसका आंसर है। इफ सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज, यदि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज की गई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई इंक्रीज हुई है मनी की तो डिक्रीज होगी ना, ये तो रॉन्ग है। इट मे लीड टू डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, दिस इज करेक्ट। तो यदि मनी इंक्रीज किया है तो जरूरी नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्योंकि लोग सेविंग भी कर सकते हैं। तो बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। जब सप्लाई कम होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस देन द इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन। कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अफेक्ट द विच मैक्रो इकोनॉमिक। तो अमाउंट हमने इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा, देख चुके हैं, प्राइस लेवल आउटपुट सब डिपेंड करेगा मनी सप्लाई पे। दिस इज ऑल आर करेक्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो कुछ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कैन सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब क्या होगा, बहुत कम 1%, 2% से 3% इन्फ्लेशन हो, तब सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। थोड़ा सा लो और मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा तभी इन्फ्लेशन ग्रोथ होगी। डिफ्लेशन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इन्फ्लेशन, नेगेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि इसमें प्राइस डिक्रीज होंगे। डिफ्लेशन के अंदर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लोग अपने पास सेविंग करेंगे और मनी होल्ड करेंगे। मनी होल्ड करेंगे तो मनी होल्ड करेंगे डिफ्लेशन में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो ग्लैपिंग इन्फ्लेशन में तो हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो लोगों की सेविंग को है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो बी फॉर सेकेंड ओनली इज करेक्ट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। ए फॉर आगरा इज करेक्ट। ठीक है, तो डिफ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, डिफ्लेशन के कारण पीपल पोस्टपोन देयर परचेजिंग डिसीजंस एंड कॉर्पोरेट है वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है वो बाद में लेगी। डिफ्लेशन के कारण प्राइस डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेशन के कारण प्राइस डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज हो रहा है तब यदि मेरे को कार लेनी है तो मैं अगले साल कार लूंगा ना, फिर अभी क्यों लूंगा, जो क्योंकि प्राइस और गिर रहे हैं। मुझे पता है कि अगले साल तक प्राइस का पहले 70,000 दाम था, तो अभी पिछले साल अगले साल मेरे को कितना देना पड़ेगा, 65,000। वो तो कैसे है, डिफ्लेशन का। तो अपना जो हमें परचेजिंग डिसीजन है मेरा वो पोस्टपोन कर दूंगा। ग्लोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन ईट अवे द सेविंग ऑफ द पीपल। तो ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो मेरे को अपना खर्चा है वो दाल रोटी में ही चला जाएगा। बैंक डू नॉट, ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस दैट मेक द मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी। मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन गुड क्यों होता है इकोनॉमी के लिए। फर्स्ट, इट इंक्रीजेज द कंजम्पशन लेवल। थोड़ा सा इन्फ्लेशन ऊपर होगा तो लोग क्या है, थोड़ा खरीद करेंगे। ठीक है, ताकि डिमांड न, ताकि रेट नहीं बढ़े, इसलिए लोग अपना कुछ खाने पीने का काम है वो आज ही कर लेंगे। दिस इज करेक्ट। इट कीप द बिजनेस प्रॉफिटेबल। तो लोग अपना पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, कुछ रेट इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट में किया जाएगा, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। पीपल लोग सेव भी करेंगे मोर, बैंक में सेव करेंगे, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा
तो मॉडरेट इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा तो लोग अपना सेविंग भी करेंगे। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। In case of the low and moderate inflation, people are willing to save the money and put in bank deposit because the bank offer deposit rate higher than the inflation rate। ठीक है, तो हमने देखा था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन यदि पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। एज द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग पीपल आर आल्सो विलिंग टू कंज्यूम बिकॉज ऑफ दिस। इफ दे पोस्टपोन डिसीजन, कंजप्शन का डिसीजन पोस्टपोन करेंगे तो प्राइस क्या है, बढ़ जाएगा फ्यूचर डेट में। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, सीपीआई के बीच में क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड एज ए रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है, ये इसको मेजर करता है इन्फ्लेशन को। तो इसमें कमोडिटीज सीपीआई के अंदर हमने देखा था कौन सा है, फिक्स्ड बास्केट होती है सीपीआई के अंदर, जो कि गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड करते हैं। डब्ल्यूपीआई में सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती है, सीपीआई में दोनों इंक्लूड करते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर सारे के सारे ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन इंडिया जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इंपोर्टेड गुड्स हैं वो सीपीआई के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर इंपोर्टेड गुड नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। तो बास्केट्स ऑफ गुड्स है वो इसके सेम रहती है सीपीआई के लिए, इसकी चेंजेस होती है हर साल, इसमें चेंज हो जाती है। तो वेटेज ऑफ डिफरेंट गुड्स क्या है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है सीपीआई के अंदर। हमने देखा था कि जैसे फूड है, बेवरेज है, पान है, तंबाकू, उनका वेटेज है देयर। यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिसाइड करती है जीडीपी को, फ्रीक्वेंसी है वो सीपीआई का मंथली रिलीज किया जाता है और जीडीपी डिफ्लेक्टर को क्वार्टरली रिलीज किया जाता है, दोनों का एनएसओ रिलीज करती है। ठीक है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी फेसिंग हाई डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर क्या है, हम देख रहे हैं कि नेगेटिव प्राइस हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव प्राइस हो रहा है तो क्या है, लोग अपना सेविंग नहीं करेंगे। कंपनीज डिफर देयर इन्वेस्टमेंट, हम देख चुके हैं, दिस इज करेक्ट। पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर, ये भी करेक्ट है। डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, दिस इज करेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। ठीक है, डिफ्लेशन के कारण क्या है, प्राइस डिक्रीज होगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड है क्या है वो डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी तो फैक्ट्री क्या है, प्रोडक्शन कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी तो पीपल क्या है, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, कॉर्पोरेट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है, और फैक्ट्री से लोग निकाल दिए जाएंगे। जब प्रोडक्शन कम करेगी तो लोग निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ये सारी बातें आप देख चुके हैं। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ये मैंने समझा भी दिया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से खुद। स्टैगफ्लेशन क्या, किसके कारण अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन के कारण स्टैगफ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण होता है, इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन। जनरली स्टैग्नेशन इकोनॉमी में आता है तब क्या होता है, जनरली जब इकोनॉमी स्टैग्नेट होती है तो लोअर डिमांड होती है इकोनॉमी में, परंतु इसके में क्या है, यहाँ पे हाई डिमांड होती है और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड फैक्टर हैं वो स्टैगफ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सप्लाई साइड फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ड्राउट आ जाता है, जो 1973 में क्या है, ऑयल क्राइसिस आया था, ऑयल क्राइसिस। उसके बाद में ओपेक ने क्या किया था, जो तेल का दाम था, ऑयल का दाम था, वो 4 गुना बढ़ा दिया था, 4 टाइम्स, जिसके कारण बाकी कमोडिटीज का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया था। तो इकोनॉमी तो अभी भी उतना ही कर रही थी, लेकिन एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज ने सब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करा दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इकोनॉमी तो स्टेगनेट ही थी, परंतु इन्फ्लेशन जो एक्स्ट्रा जो ऑयल के कारण इंक्रीज हुआ था उसको हमने देख लिया है। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन इज ए एनालॉमी इन द स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी अकम्पनीड बाय हायर इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लाई साइड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। तो सप्लाई साइड फैक्टर बताने हैं आपको, एक सप्लाई होता है, एक डिमांड होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो यानी कि हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, ये तो क्या है, डिमांड साइड फैक्टर है, ये तो नहीं हो सकता सप्लाई साइड फैक्टर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, मनी ज़्यादा आएगा, मनी इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगी, तो ये डिमांड साइड फैक्टर है। इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि लोगों के पास मनी ज़्यादा है
मनी ज़्यादा है तो फिर से डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये भी क्या है, डिमांड साइड फैक्टर है। ये ऑल ऑफ देम आर डिमांड साइड फैक्टर, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ देम इज सप्लाई साइड फैक्टर। तो सप्लाई शॉक के कारण इज ए अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट सडनली चेंजेस द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और कमोडिटी। फॉर एग्जांपल ऑयल वाला हमने अभी देखा है, उसके कारण सप्लाई साइड शॉक हो गया था। और 1973 में ऑयल का जो प्राइस 4 गुना इंक्रीज होता था। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, वहां पे डिमांड इंक्रीज होती है, उसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड मनी और क्रेडिट क्रिएशन इज लीडिंग टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज दी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कौन सा एक कारण हो जाता है, डिमांड किसके कारण इंक्रीज होगी, लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण क्या होगी, मनी डिमांड इंक्रीज होगी, लोगों के पास चीपली मनी अवेलेबल होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, दिस इज करेक्ट। हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसके कारण क्या है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो अगेन डिमांड इंक्रीज होगी, दिस इज करेक्ट, हम देख चुके हैं। हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट, हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट होगी तो क्या होगा, ये एक सप्लाई साइड फैक्टर है। कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हुई तो क्या होगा, डिमांड, तो ये एक सप्लाई साइड फैक्टर है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, तो इससे सप्लाई महंगी होगी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 A फॉर आगरा ओनली। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर इन द इकोनॉमी व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस more rapidly as compared to the productive capacity of the economy increases। तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, से ज्यादा हो जाएगी तब क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द लोअर इंटरेस्ट रेट क्या है, ये डिमांड इन द इकोनॉमी बढ़ाती है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है इन द इकोनॉमी, देन क्या होगा, डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो क्या होगा, डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो लोग क्या है, ज्यादा पैसा लेंगे तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन द टोटल सेविंग, नो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो लोग सेविंग कम करेंगे, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज होगा, दिस इज करेक्ट, सी फॉर कलकत्ता। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल प्रोडक्शन के लिए है वो इंक्रीज होगा। तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ द मनी इज चीपर देन इट हेल्प इन द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज द मेन फैक्टर, इस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे लोग, गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दे सकता है, ठीक है। हाई आउटपुट लीड टू द हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई आउटपुट है यानी कि मोर प्रोडक्शन हो रहा है, तो मोर प्रोडक्शन के कारण क्या है, फैक्ट्री में ज़्यादा जॉब मिलेगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो दिस इज रॉन्ग। हाई अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, लेस इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली, अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिसइन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग, हम देख चुके हैं डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज स्टिल पॉजिटिव, एंड डिफ्लेशन में क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है इन्फ्लेशन। तो पहले 2% हो रहा था प्लस में, अभी यहाँ पे क्या है 2% से नेगेटिव हो जाएगा, 2 से 1% हुआ तो क्या होगा, डिसइन्फ्लेशन। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, आंसर इज सी फॉर कलकत्ता। तो रिफ्लेशन क्या होता है, द टर्म रिफ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब कोई बिजनेस साइकिल होता है, ये बिजनेस साइकिल है, इसमें क्या है, ये यहाँ पे एक्सपेंशन ही होता है, फिर यहाँ से डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पेंडिंग की जाती है, जब से सप्लाई डिमांड होती है, तो ये मॉनेटरी साइकिल यहाँ से इंक्रीज करने के लिए, डिमांड इंक्रीज करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं, फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। तो इट इज फिस्कल स्टिमुलस टू एक्सपैंड द आउटपुट, दिस इज करेक्ट। इट ट्राई टू कर्ब द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को कर्ब करने के लिए ही, रिफ्लेशन के लिए जो कुछ पॉलिसीज लाएगी तो उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं। तो द टर्म डिफ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफ्लेशन के दौरान क्या किया जाता है, ये किया जाता है, ठीक है, मॉनेटरी स्टिमुलस बाय द रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, तो मनी को इंक्रीज किया जाता है, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो रिफ्लेशन इज अ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन टू एक्सपेंड द आउटपुट, स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड करब द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन को कर्ब करने के लिए रिफ्लेशन को फॉलो किया जाता है, विच यूजुअली अकर एट ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और रिसेशन के दौरान। अब कोवेव फिनोमेना क्या होता है, कोवेव फिनोमेना जब होता है, जब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2015 में पल्सेस का दाम इंक्रीज हो गया था, पल्सेस का दाम प्राइस इंक्रीज हुआ, उसके कारण क्या है 2016 में
फार्मर्स हैं वो पल्सेस को ज़्यादा ग्रो करेंगे, पल्सेस को ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके कारण क्या है, सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 2016 में कम प्राइस मिलेगा इनको, कम प्राइस, फिर वो 2016-17 में क्या है, फार्मर्स अगेन कम बोएंगे, कम पल्सेस का कल्टीवेशन करेंगे, उसके कारण क्या है, फिर से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है उसको क्या बोलते हैं, कॉबवेव फिनोमेना बोलते हैं, कॉबवेव फिनोमेना। बाकी आप पढ़ सकते हो, मैंने साफ कर दिया है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है वो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इकोनॉमी फेसिंग डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन यानी कि जो 4% से इन्फ्लेशन रेट हो गया है, उसका रिगार्डिंग क्या है, कंपनी डिफर देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये डिसइन्फ्लेशन के दौरान क्या होगा, पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर, डिमांड डिक्रीजेज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो डिसइन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकता है, तो डिसइन्फ्लेशन के कारण कंपनीज, ये सारी बातें किसमें होती है, डिफ्लेशन में करती है। डिफ्लेशन होता तो अभी सही होता, डिमांड तो अभी भी इंक्रीज हो रही है, डिमांड तो अभी भी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी इंक्रीज हो रहा है, 6 से 4% पे आ गया है, तब भी इंक्रीज हो रहा है, पीपल अभी भी बाई कर रहे होंगे, ज़्यादा बाई करेंगे। यदि डिफ्लेशन थोड़ा सा आ रहा है, 6% से 4% हुआ है, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 6 से 4% हो गया तो डिमांड क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या है, कंपनी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। तो डिफ्लेशन में, डिसइन्फ्लेशन में जनरली ये होता है, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, ये सारी बातें सही होती है, डिसइन्फ्लेशन में इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो सी फॉर कलकत्ता इनका आंसर है। तो डिसइन्फ्लेशन इज व्हेन द इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग बट द प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग। बाकी हम सब देख चुके हैं, आप पढ़ सकते हो उसको एक बार। तो अभी कुछ एक कमेटीज थी, किससे रिलेटेड थी, BN गोल्डर कमेटी थी, वो किससे रिलेटेड थी, परचेजिंग पावर इंडेक्स डेवलप करने के लिए थी, इंडिया में परचेजिंग पावर इंडेक्स डेवलप करें इसके लिए थी, इसका रिकमेंडेशन था। रमेश चंद कमेटी थी, वो कहती थी कि उसका जो रिकमेंडेशन क्या है, रोड मैप फॉर स्विच ओवर टू दी फ्रॉम WPI टू PPI पे स्विच ओवर करने के लिए बोला था, इसने रिकमेंडेशन दिया था। उजित पटेल कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए थी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। महेंद्र देव वर्मन कमेटी ने कहा है कि जो अमजी नरेगा है उसका जो प्राइस दिया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं, वो CPI रूरल लेबर से लिंक किया जाना चाहिए। ये महेंद्र देव वर्मन कमेटी का रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो अभी कौन सा है, वो CPI एग्रीकल्चर लेबर के आधार पर उनको अमजी नरेगा के अंदर मजदूरी दी जाती है, वेजेस दी जाते हैं, तो उसको रिकमेंडेशन है वो CPI रूरल से कनेक्ट करने का है, महेंद्र देव वर्मन कमेटी का। BN गोल्डर कमेटी परचेजिंग पावर इंडेक्स डेवलप करने के लिए है। रमेश चंद कमेटी रोडमेप टू स्विच ओवर टू दी फ्रॉम WPI टू PPI के लिए थी। उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था MPSC को, ठीक है। देन रेजिडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा डेवलप किया गया रेजिडेक्स। ऑल इंडिया हाउस प्राइसिंग इंडेक्स कौन कंडक्ट कराता है, RBI कंडक्ट कराता है। बेस ईयर इसका 2011-12 होता है, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स का। बाल्टिक ड्राइव इंडेक्स कौन रिलीज करता है, लंदन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज है, वो रिलीज करता है। इसके अंदर वो है प्राइस ऑफ मूविंग, जो सी के अक्रॉस जो कमोडिटी मूव करती है उनका प्राइस देता है, जैसे कि बल्क कमोडिटी लाइक कोल है, आयरन ओर है, जो सी से हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जो कमोडिटी का वो है वो लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज रिलीज करता है, बाल्टिक ड्राइव इंडेक्स। तो एक सर्विस प्राइस इंडेक्स होता है जो कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या है, वो सेपरेटली इन्फ्लेशन मेजर करता है इन सर्विस रेलवेज, पोस्टल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनमें सबसे अलग से इन्फ्लेशन मेजर करता है, उसको सर्विस प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। वो कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स। फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, FAO करता है, FAO। यहाँ पे ये फूड का जो आइटम है वो टैग करता है फूड का प्राइस अक्रॉस मीट, इसमें 5 कमोडिटी को लेता है, ये मीट, डेयरी, सीरियल, वेजिटेबल ऑयल एंड शुगर। ये 5 कमोडिटी याद रखो आप, मीट, डेयरी, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल एंड शुगर, ये 5 कमोडिटी फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर ट्रैक की जाती है। इसको रिलीज करता है FAO। इसका जो बेस ईयर है वो 2014 से 16 है, 2014 से 16 है फूड प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ये नहीं दिया है। देन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, हम जो
मैन्युफैक्चरिंग का आइटम होता है उससे उसको ले लाया जाता है, और टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं पीपीआई में, ठीक है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसका बेस ईयर कितना है 2016 है, चेंज कर दिया गया था 2016 है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का। सीपीआई एग्रीकल्चर लेवल का कितना है 2000, ये 1986 1987 है। इसीलिए इसको क्या है जो मनरेगा के अंदर जो मजदूरी थी वो वेजेस थे वो रिकमेंड किए गए थे कि उससे लिंक किया जाए। देन सीपीआई रूरल लेबर से लिंक किए जाए, ठीक है। सीपीआई फॉर रूरल लेबर का बेस ईयर कितना है 1986 1987 है, इन दोनों का सेम है, ठीक है। इन पर बदलने की बात चल रही है, ठीक है। तो न्यू वेजेस रेट इंडेक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है न्यू वेजेस रेट इंडेक्स, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इसके अंदर वेजेस का जो है इन्फ्लेशन चेक किया जाता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर विच मेजर द रिलेटिव चेंज इन द वेजेस लेवल इन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है लेबर ब्यूरो रिलीज करता है न्यू वेजेस रेट इंडेक्स। इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है, ये हाफ ईयरली में रिलीज किया जाता है। इसके अंदर 737 मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग और प्लांटेशन इंडस्ट्रीज का इसमें इंक्लूड की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड प्लांटेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है। इसके अंदर न्यू वेजेस रेट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, लेबर ब्यूरो, बेस ईयर 2016, हाफ ईयरली इसको रिलीज किया जाता है। देन 37 मैन्युफैक्चरिंग, देन माइनिंग एंड प्लांटेशन, 3 कमोडिटी इसके अंदर देखी जाती है, 3 पिलर्स है। हाईएस्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग का वेट होता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बताता है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना है, एक्सपेंशन हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मोर देन 50 होता है तो ये पीपीआई मोर देन 50 होता है तो एक्सपेंशन हो रहा होता है, और लेस देन 50 होता है तो जीडीपी डिक्रीज होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है वो बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा, इससे था इन्फ्लेशन से। धन्यवाद।